नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हम यूटी जिसे बोलते हो आप, या आप जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो, आप संघ राज्य क्षेत्र बोलते हो, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाँ तक पूछे जाने की संभावना है वो सारी चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर पूरे। देखते हैं कौन शासन करता है, दिल्ली में केजरीवाल सीएम क्यों है, ठीक है। बाकी चंडीगढ़ का कोई सीएम क्यों नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जिसमें हमें मज़ा आएगा और आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत मज़ेदार रहने वाली है। तो आज का है हमारा संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरीज। तो आर्टिकल 239 और 241, 39, 40, 41 यानी 3 आर्टिकल ऐसे हैं भाग 8 के अंदर, जो किसके बारे में बताते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र है जो 3 श्रेणियों में बांटा गया, यानी हमारा अनुच्छेद 1 है, उसके अनुसार भारत क्या है? भारत राज्य भारत राज्य, देखो भारत राज्य क्षेत्र को, वो अलग चीज़ है, एक राज्य है, ठीक है, राज्यों का संघ है। तो राज्य स्टेट नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ बताया था मैंने, जब आप अगर रेगुलर लेक्चर देखते हो ना मेरे, तो आपको पता भी होगा। भारत जो है उनको 3 श्रेणियों में, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो उसका राज्य क्षेत्र है, एक यूनियन टेरिटरी, एक ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा किसी समय अर्जित किए हो, ठीक है, यानी राज्य क्षेत्र यानी स्टेट, यूटी, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में हाल फिलहाल अगर आज की बात करें तो 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी समय अर्जित किए हों, इसी राज्य क्षेत्र, मतलब तीसरा भाग जो आता है, मतलब ऐसे राज्य क्षेत्र जो जैसे सिक्किम अर्जित किया था, लेकिन उसको एक मतलब बाद में क्या दे दिया गया था, पूर्ण राज्य का एक दर्जा दे दिया गया था। तो उन क्षेत्रों को एक स्पेशल फैसिलिटी देने के लिए उनको एक अलग कैटेगरी दी गई है आर्टिकल 1 के अंदर। लेकिन भारत के अंदर ऐसा राज्य किसी समय जो अर्जित किया हो, ऐसा क्षेत्र किसी को भी नहीं बनाया गया है हाल फिलहाल, ठीक है। तो भारत में 2 ही चीज़ें हाल फिलहाल, राज्य क्षेत्र है यानी स्टेट है, यूटी है। 28 राज्य हैं, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये बता के मैं टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आप समझदार हो, ये चीज़ें आपको पता ही होगी। राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। देखो पहला शॉर्ट में लिखा गया है, ये आपके समझ में ऐसे नहीं आएगा। राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। आपने देखा होगा भारत एक संघ शासित प्रदेश है, जिसके अंदर मतलब संघात्मक शासन प्रणाली को या प्रशासन को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंदर केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है राज्य की तुलना में, ठीक है। और राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी कुछ स्थानीय निकाय ऐसे हैं, कुछ स्थानीय जैसे पुलिस होगी, उस पर राज्य का अधिकार होता है, पूर्ण रूप से उस पर कानून बनाता है राज्य। संवर्ती सूची है आपकी, संघ सूची है आपकी, ठीक है, राज्य सूची है। तो अलग अलग दोनों केंद्र और राज्यों के अंदर शक्ति का बंटवारा किया गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। भाई राज्य अपने अलग से कानून बना सकता है, कुछ विशेष कानून को छोड़ के बाकी लगभग कानून अपने राज्य अपने हिसाब से बना सकता है, कुछ टैक्स वगैरह लगा सकता है, ऐसी क्रियाएं कर सकता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र के नियंत्रण, मतलब केंद्र के पास शक्ति अलग, राज्य के पास अलग से शक्तियां हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। कहने का मतलब ये है, वो सीधा का सीधा राष्ट्रपति के अंडर काम करता है, ठीक है। यानी अगर यूटी है, कोई चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पांडुचेरी है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, तो ये क्या करते हैं, देखो ये सीधे के सीधे राष्ट्रपति के अंडर काम करते हैं, यानी केंद्र जो होता है उसके संपर्क में रहते हैं, ये केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र के नियंत्रण में होते हैं, यानी सेंटर सरकार के कंट्रोल के अंदर होते हैं। ये राज्य सीधे कंट्रोल के अंदर नहीं होते। संविधान निर्माण के समय भाग ए, भाग बी, भाग सी,
भाग डी। यानी संविधान जब निर्माण हुआ था ना हमारा 1950 के अंदर, जब इसको लागू किया तब 4 श्रेणियां थी। 4 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 4। ठीक है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी भाग डी हमारे। इस प्रकार से 4 श्रेणियों में राज्य क्षेत्र को बांटा गया था। ठीक है, अंग्रेजों के वो देसी रियासतें, इस प्रकार से बहुत आपको याद नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। राज्य संघ राज्य क्षेत्र का गठन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 6 यूटी बनाई गई थी। मतलब जब संघ, ये जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसका मतलब निर्माण कब हुआ या इसका नाम पहली बार कब सुना गया, तो ये हुआ था आपका 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था उसके तहत 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वो कौन कौन से थे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाल फिलहाल कितने हैं, तो हाल फिलहाल आप 8 याद कर लो। ठीक है ना, हाल फिलहाल कितने? 8 है। संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन, यानी उसमें सरकार कैसी होती है, उसका राज जो होता है, राज्य व्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, ये पूछना चाह रहा है। तो वो कहेंगे यूटी का जो प्रशासन है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है, वो प्रशासक के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, यानी क्या करता है, देखो राष्ट्रपति क्या करता है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक, ठीक है, एक प्रशासक नियुक्त करता है। यानी एक क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, जो आपका प्रशासक होता है वो सीधा राष्ट्रपति की क्या होता है, संपर्क में होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो एक नियुक्ति करेगा, मतलब वो उसको अलग अलग नाम भी दे सकता है। ठीक है, यानी सीधा का सीधा राष्ट्रपति के संपर्क में रहेगा वो, सीधा का सीधा किसके, राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पे ये मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। देखो एजेंट या अभिकर्ता बोलेंगे उसको। ठीक है, राज्यपाल को एक अलग संज्ञा दी जाती है। ठीक है, राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो, सॉरी, राज्यपाल की तरह नहीं है ये, मतलब राज्यपाल से भी ज़्यादा इसके पास सकते हैं अगर देखा जाए तो। राज्यपाल जो है उसको तो क्या कहा जाता है, संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। लेकिन प्रशासक जो होता है उसको एजेंट, राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता कहा जाता है। ठीक है, एजेंट या अभिकर्ता कहा जाता है। देखो मैंने ये लिख भी रखा है, एजेंट या अभिकर्ता। ठीक है, राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति। ये देखो यूटी का प्रमुख न होकर एक एजेंट होता है, अभिकर्ता जो होता है, या प्रशासक जो भी है, या आयुक्त बोल देते हैं, या उपराज्यपाल बोल देते हैं, या प्रशासक बोल देते हैं, तो वो क्या है, वो है आपके एजेंट। ठीक है, राष्ट्रपति प्रशासक के उपनाम भी दे सकता है, राष्ट्रपति प्रशासक जो होता है उसके उपनाम भी दे सकता है। कहीं पे इसको क्या कहा जाता है, मुख्य आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य आयुक्त। देखो यहाँ से आप कौन कौन सी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं याद करना, कौन सी 8 यूटी हैं सारी याद कर लेना। अब मुख्य आयुक्त किसको कहा जाता है, मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर कहा जाता है जी, चंडीगढ़ के प्रशासक को, यानी प्रशासक ही है ये। ठीक है ना, लेकिन इसका उपनाम दे दिया राष्ट्रपति ने, उपनाम क्या दिया राष्ट्रपति ने, चीफ कमिश्नर दे दिया इसको, क्या दे दिया, मुख्य आयुक्त चंडीगढ़। तो क्वेश्चन पूछा गया है चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है, या चंडीगढ़ के अभिकर्ता या एजेंट को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है मुख्य आयुक्त कहा जाता है। उपराज्यपाल किसको कहा जाता है, उपराज्यपाल के राज्य में कोई पोस्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। लेकिन उपराज्यपाल किसको कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किसको कहा जाता है, दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, यानी दिल्ली के, पांडुचेरी के, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के और
जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के जो प्रशासक है उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कहा है दिल्ली जो है उसके प्रशासक को उपराज्यपाल, जो पांडुचेरी है उसके भी उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। प्रशासक किसको कहा जाता है? प्रशासक को प्रशासक ही। दादर एंड और लक्षद्वीप, ठीक है, तो दादर एंड नगर हवेली। तो ये दमन और द्वीप को इकट्ठा करके एक ही बना दिया गया है। पहले 2 यूटी होती थी, जैसे एक तो दमन एंड द्वीप थी और एक क्या थी, दादर नगर हवेली थी। तो इसको एक कर दिया जाए तो टोटल कितने हो गए, एक बार 9 हो गए थे, पहले 7 थे, फिर 9 हो गए थे, फिर उसके बाद वापस 8 हो गए, और 28 राज्य और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं, जिनको ये कहा जाता है। क्लियर है? किसी राष्ट्रपति निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को प्रशासक बना सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है ना वो प्रशासक किसको, राज्यपाल को भी बना सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति दो नज़दीक है ना, मान लो हरियाणा पंजाब के नज़दीक है चंडीगढ़, तो हरियाणा पंजाब का राज्यपाल जो है वो चंडीगढ़ का भी प्रशासक हो सकता है, क्योंकि नज़दीक है तो राज्यपाल को ही बना दिया जाता है। ज़्यादा सैलरी बांटने से फ़ायदा क्या भैया, ठीक है ना, चला सकता है ना वो, जो काम कर सकता है। तो पंजाब का हाल फिलहाल पंजाब का राज्यपाल जो है वो कहाँ का प्रशासक है, तो जिसे चीफ कमिश्नर कहा जाता है, याद रखना चीफ कमिश्नर कहा जाता है, तो वो चंडीगढ़ का भी है। ठीक है, ऐसे ही मतलब दिल्ली का बना दिया जाए, या नज़दीक के राज्यपाल को कहने का मतलब है कि किसी राज्य का राज्यपाल और उसके नज़दीक कोई केंद्र शासित प्रदेश लगता है तो राष्ट्रपति ये कर सकता है भी उस राज्य के राज्यपाल को ही वहाँ पर नियुक्ति दे दे, साथ साथ में वो दोनों का कार्यभार संभाल ले। क्लियर हो गई बात? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है आपका संविधान संशोधन 14वां संविधान संशोधन, उसमें 1962 के अंदर क्या हुआ था, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, ये जो है संविधान संशोधन 14 1962 में जब आया था तो यूटी जो है पहले उसके अंदर विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद नहीं थी। ठीक है ना, वो क्या था, सीधा केंद्र के टच में था। लेकिन 1962 के अंदर ये तय किया गया भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अपना एक विधानमंडल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, उसका एक विधानमंडल हो सकता है और मंत्री परिषद भी हो सकती है। यानी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद हो सकती है। किस अनुच्छेद, वो किस संविधान संशोधन के अनुसार, 1962 के अनुसार। तो इसी 1962 के लगते ही 63 के अंदर पांडुचेरी ने अपनी क्या कर ली, विधानमंडल, मंत्री परिषद स्थापित कर ली। 1991 में दिल्ली में विधानमंडल और मंत्री परिषद हो गई और पांडुचेरी के अंदर 30 सीट है, ठीक है, विधान सभा की, और इसके अंदर दिल्ली में 17 विधानसभा की और 7 किसकी है, मंत्री परिषद बन सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? दिल्ली के लिए अलग प्रावधान है, वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1963 में पांडुचेरी में विधानसभा, 1991 में दिल्ली में विधानसभा, ठीक है, विधानमंडल, मंत्री परिषद स्थापित हो गई थी। क्लियर है? और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कौन सी यूटी है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश जो 7 और हैं उनका अपना हाई कोर्ट है नहीं है, ठीक है, लेकिन दिल्ली जो है उसका 1966 में एक अपना हाई कोर्ट है अलग से। सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, वो तो देश का है, ठीक है, उसके चक्कर में मत रहना, लेकिन हाई कोर्ट भी है किसका, दिल्ली का। तो एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका हाई कोर्ट है तो आप कह सकते हो दिल्ली। आर्टिकल 239, ठीक है ना, आर्टिकल 239 ए स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पहले। कौन सा आर्टिकल है जो स्पेशल दिल्ली के लिए है, ठीक है ना, तो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है, वो है 239 ए। ठीक है, 69
जो आपका संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। दिल्ली के लिए एक विशेष प्रावधान दिए गए, इसके अंदर एक विशेष प्रोविजन दिए गए, ठीक है। तो एक दिल्ली के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन जो दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? तो आप कहोगे 69, ठीक है। संविधान 1991 में 239 के अंदर 39A के अंदर फिर एक ए और जोड़ा गया, तब दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान मिले। बाकी देखो, आपने देखा होगा भी विधानसभा के 15% सीटें जो हैं उससे मंत्री हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या कहा गया है? भी दिल्ली के लिए स्पेशल कहा गया है। बाकी तो विधानसभा उसके 15% मंत्री हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में 10% विधानसभा के सदस्य के मंत्री हो सकते हैं, 10%, यानी वहाँ पर 70 है, 70 सीटें हैं विधानसभा के अंदर। कितनी सीटें हैं? मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, देखो 70 सीटें हैं विधानसभा में, जिसमें अधिकतम यानी कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 7 मंत्री हो सकते हैं, 6+1 यानी 1 मुख्यमंत्री, 6 अन्य मंत्री। क्लियर है? तो कितने? 10%, बाकी 15, लेकिन दिल्ली के लिए 10% और बाकी 15, तो 70 सीट के कितने हो गए? 7, 1 सीएम, 6 अन्य मंत्री। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, एनसीटी कहा जाता है। एनसीआर तो अलग चीज़ है, ठीक है, जो नज़दीक लगता है दिल्ली के उस एरिया को एनसीआर। एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो दिल्ली को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वैसे तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की राज्य में राज्यपाल करता है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे पांडुचेरी है चाहे दिल्ली है, उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना, जैसे सीएम केजरीवाल, अब वहाँ पे सबको पता होगा, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है केंद्र में बैठा राजा, आपका राष्ट्रपति। क्लियर है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और सीएम की सलाह पे, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पे क्या होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पे, ठीक है। और राज्य के अंदर राज्यपाल करता है ये काम, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली। संवर्ती सूची, राज्य सूची के कुछ विषय को छोड़ के लोक सेवा आयोग, पुलिस, भूमि, कानून बना सकते। देखो यहाँ पे एक लाइन आपके समझ में आने वाली नहीं है। संवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है। संघ सूची पे तो पूर्ण रूप से अधिकार है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार कानून बनाती है। संवर्ती सूची में कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनको क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। राज्य सूची में विषय जो हैं उन पर ज़्यादातर अधिकार किसका है? एक विशेष कंडीशन को छोड़ के, आपातकाल को छोड़ के राज्य का ही होता है, ठीक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कुछ ऐसे विषय भी हैं जो राज्य सूची और संवर्ती सूची में कुछ विषय पर केंद्र का ही पूर्ण रूप से अधिकार है। जैसे दिल्ली के अंदर आप केजरीवाल चिल्लाते रहते हैं पुलिस मेरे अंडर नहीं है, पुलिस ये है फलानी, तो पुलिस हो गया जैसे, ठीक है, भूमि हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, इन चीज़ों को छोड़ के, कुछ कानूनों को छोड़ के बाकी पे केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है, कानून बना सकता है। संघीय विधायिका में यूटी, यानी जो आपकी संसद है उसके अंदर यूटी का क्या रोल है, यानी आपके केंद्र शासित। आर्टिकल 82 के तहत, 2 के तहत राज्यसभा में आरक्षण है। किसको आरक्षण है? केंद्र शासित प्रदेश को। 4 सीट यूटी की वहाँ पर आरक्षित की गई है, ठीक है ना। 3 दिल्ली की है, 1 पांडुचेरी की है, 3 दिल्ली की 1 पांडुचेरी की है, ठीक है। लोकसभा में 20 सीट जो है किसकी है? लोकसभा में 20 सीट जो है 81(1)(b) के तहत लोकसभा में केंद्र शासित की 20 सीटें हैं प्रदेश की। किस किस की कितनी है हमें याद करने की जरूरत नहीं है, पीओके वीओके वगैरह एकदम झमेला इतना याद नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, यानी ये कह रहा है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का
क्षेत्र का प्रशासन किस प्रकार से होना चाहिए, ये बातें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो गया हमारा। स्पष्ट सी बात है, 4 बातें आप याद कर सकते हो, वहाँ से 4 बातें की 10 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में 8 है, संविधान में 6 थे। 1900 ठीक है 56 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसको इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वो राष्ट्रपति के यानी केंद्र के नियंत्रण में काम करता है। जो उनके विधानसभा और विधानमंडल भी हो सकती है, आपको पता है 1962 के तहत 1963 में पांडुचेरी को अपने क्या बनाई थी, विधानमंडल बनाया था, मंत्रिपरिषद स्थापित की। 1991 के अंदर दिल्ली के अंदर बनी थी। तो इनके अंदर जो मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ विधानसभा है वहाँ मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, अगर विधानमंडल विधानसभा है और वहाँ का मुख्यमंत्री है, इलेक्शन होकर विधानसभा में बनता है, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, प्रशासन जो अलग है उनका, अब दिल्ली के लिए अलग प्रावधान बता दिए। 239 ए अंदर के क्या क्या दिया हुआ है। अब हम अनुसूचित जनजाति जातियों के जो बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ का प्रशासन किस प्रकार से होता है। यानी भाग 10 5वीं और 6वीं अनुसूचित दोनों क्या है, आर्टिकल 244 और 244 ए जो है वो किसके लिए है, अनुसूचित जाति जनजातियों के क्षेत्र का प्रशासन किस प्रकार से होगा उनके बारे में दिया गया भाग 10 के अंदर, आपने पढ़ा भी होगा। 5वीं अनुसूची जो है वो क्या कहती है और 6वीं अनुसूची क्या कहती है। 5वीं अनुसूची ये कहती है भी असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, यानी 4 राज्य जो हैं, 4 राज्य हैं, उनका एसटी और एससी के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। यानी असम में कैसा प्रशासन होगा, मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, क्योंकि यहाँ पे जातियाँ जनजातियाँ ज़्यादा है, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए, अलग से विकास के लिए अलग प्रावधान दिए गए हैं, अलग कानून बनाए गए हैं, अलग प्रकार के उनको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना, तो वो कौन से राज्य हैं, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, 4 राज्य। अब उनके अंदर जाति हैं, अनुसूचित जाति जनजाति जो है, जनजातीय प्रशासन ही है। यहाँ पे एक बात याद रखना, ज़्यादातर जनजातियाँ हैं, आपको पता भी है, ट्राइबल एरिया है यो, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय राज्य को छोड़कर। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची के इन राज्यों को छोड़ के बात की गई है। देख लो, इन राज्यों को छोड़ के, जैसे किसी एमपी में जनजाति है, ठीक है, आपकी राजस्थान में जैसे मीणा है जनजाति है, गोंड है, अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं जिनके बारे में बताया गया 5वीं अनुसूची में भी। इन में जो जनजातियां अनुसूचित जाति जनजाति है ना, उनको छोड़ के बाकी राज्यों के अंदर जो जनजातियां पाई जाती है उनका प्रशासन कैसा होगा। और 6वीं अनुसूची कहती है भी असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय के अंदर, असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय के अंदर जो जनजातियां पाई जाती है, जनजातियां हैं, यहाँ पे जनी जातियां हैं। ठीक है, अनुसूची नहीं है ज़्यादा, अनुसूचित। ठीक है, तो यहाँ पे जनजातियां यानी ट्राइब ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, एसटी कैटेगरी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, आप जिसे एसटी कैटेगरी शेड्यूल, ठीक है, तो यहाँ पर असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय राज्य जो है विशेष जनजातीय प्रशासन के बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है। इसके अंदर भी इनको अलग से प्रावधान दिए गए हैं अपनी जनजाति का उत्थान करने के लिए। बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला विषय रहने वाला है सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन अगला ही वीडियो बनेगा भैया, अगला बनाएंगे इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट भी है। यहाँ पे पढ़ने का ज़्यादा फायदा नहीं है, बस इतना याद करना 5वीं और 6वीं अनुसूची बस, क्योंकि पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत है। इनका अलग से है, कितने सदस्य होंगे, क्या क्या होगा, राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विधान उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के। तो पढ़ने का ज़्यादा फायदा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन जितने नहीं आते हैं। बस 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया और 6वीं अनुसूची में
क्या दिया क्या, बस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा और समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।